एस्ट्रोलॉजी पर्सनली मैं मानती रही हूँ, मतलब मैं अंधभक्त भी नहीं हूँ एस्ट्रोलॉजी की, बिल्कुल अंधविश्वास मैं ये रख लूं? जी जी बिल्कुल। लेकिन हाँ, मुझे मजा आता है एस्ट्रोलॉजिस्ट से पूछने में कि अच्छा भी क्या होने वाला है, क्या थोड़ा सा जानने की। अभी क्या हुआ, हाल में मैंने 2 लेडी एस्ट्रोलॉजिस्ट के यहाँ इंटरव्यूज भी किए हैं। अच्छा। तो तुरंत फेसबुक पे लोग, अरे मैडम कहाँ फंस गई हैं आप, कहाँ एस्ट्रोलॉजी में आप, अरे आप पत्रकार हैं, तो वो जजमेंट भी लोग पास कर देते हैं। एस्ट्रोलॉजी पर आपके व्यूज क्या हैं? मेरा थोड़ा सा बीच में है व्यू। देखिए मेरे साथ क्या है, आप मुझसे कुछ भी व्यू चाहेंगे कि मैं एकदम ब्लैक और व्हाइट बताऊंगा, मेरा है ही नहीं ब्लैक व्हाइट में कुछ भी। जैसे ईश्वर है या नहीं, ये प्रश्न मुझे सबसे ज्यादा परेशान करता रहा। कम से कम 10 साल में परेशान रहा हूँ इस सवाल में। फाइनली जो जवाब मिला वो ये है कि ना मैं जानता हूँ न जान सकता हूँ। क्या बात है? ना मैं जान सकता हूँ ना कोई और जान सकता है। नहीं जान सकते तो 2 विकल्प हैं, या तो मान लो या ना मानो। मान लेंगे तो आस्था है, नहीं मानेंगे तो अनास्था है। मानते हैं तो दावा मत कीजिए कि जानते हैं, इतना ही दावा कि मानते हैं। नहीं मानते हैं तो दावा मत कीजिए कि जानते हैं कि नहीं है, इतना ही दावा कि मैं नहीं मानता हूं। हो भी सकता है। इस पोजीशन को अज्ञेयवाद कहते हैं, एग्नोस्टिसिज्म। कांट एक पश्चिम में बड़े अच्छे दार्शनिक हुए, उनका ये स्टैंड है, मैं बड़ा प्रभावित हूँ उनसे। तो मेरा मानना है कि ईश्वर है या नहीं, ना मैं जानता हूँ ना इस जीवन में जान पाऊंगा, और मैं नहीं जानता हूँ ऐसा नहीं है, कोई भी नहीं जानता है। बाकी लोग जो दावा करते हैं वो मानते हैं, न कि जानते हैं। अब एक क्लैरिटी मुझे है, तो मुझे कोई दुविधा नहीं। लेकिन आप मानते हैं? आपका जीवन अज्ञेयवादी और निरीश्वरवादी के व्यवहारिक जीवन में खास अंतर नहीं होता है। तो 2 रास्ते हो सकते हैं कि मैं तब तक मानता रहूं जब तक साबित ना हो कि नहीं है, या तब तक ना मानूं जब तक साबित ना हो जाए कि है। तो मैं जनरली अपने जीवन में ऐसा कोई काम नहीं करता हूं जो मुझे धार्मिक व्यक्ति घोषित करे। मैं पूजा पाठ नहीं करता हूं, निजी तौर पे कभी नहीं करता हूं। अगर मैं कहीं 1 साल के लिए चला जाऊं तो शायद मैं 1 साल में 1 बार भी पूजा पाठ नहीं करूंगा। ठीक। मेरे घर में मेरी पत्नी का पूरा मंदिर है, घर के अंदर ही है। मेरे पिताजी रोज हवन करते हैं। मेरे जन्मदिन पे, एनिवर्सरी पे चाहते हैं कि हवन में सब बैठे। अब हालांकि उन्होंने उम्मीद करना कम कर दिया मुझसे, पर मेरी पत्नी रोज पूजा करती हैं। और कभी कोई खास दिन हो, गणेश जैसे जब गणेश जी का होता तो बैठाती हैं गणेश जी को। तो जब जब जहाँ मेरी ज़रूरत है वहाँ मैं मौजूद रहता हूँ विनम्रता से, और मेरी किसी हरकत से किसी को ठेस ना पहुँचे ध्यान रखता हूँ, क्योंकि उनकी आस्था भी तो महत्वपूर्ण है ना। और मुझे उनकी आस्था में आस्था है कि भाई इनको अच्छा लगता है, और मेरे लिए ये महत्वपूर्ण है कि खुश रहें। तो अगर ये चाहते हैं कि मैं यहाँ पर बैठूं पूजा में, तो बैठ जाता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। लेकिन मैं निजी जीवन में धार्मिक नहीं हूँ, और मुझे उसकी ज़रूरत भी नहीं लगती है, मैं कंफर्टेबल रहता हूँ। ऐसी ज्योतिष है। मैं सिर्फ इसलिए नहीं मान लूँगा कि 4 लोग मानते हैं। मैं सिर्फ इसलिए खारिज नहीं कर दूंगा कि 4 बुद्धिमान लोग कह रहे हैं कि गलत है। मैं तो स्टडी करूंगा उसके बारे में। मेरी विश लिस्ट में 2-3 साल पहले था कि मैं ज्योतिष का विधिवत अध्ययन करूं। भारतीय विद्या भवन में पढ़ाई होती है, कहीं कहीं होती है, तो मैंने यहाँ तक सोचा कि मैं एडमिशन लूं, 2 साल पढ़ूं, तब डिसाइड करूं। वो मैं कर नहीं पाया। और अभी हो क्या कि लोग पहचानने लगे, तो कहीं जाता हूँ तो फिर ऑनलाइन भी है उनका वैसे। अच्छा, मुझे नहीं पता चला। तो मैं ऑनलाइन ट्राई कर सकता हूँ। कुछ दिन पहले एक बड़े ज्योतिषी से मेरा मिलना हुआ, करीब 1-2 घंटे बहस, मतलब मैंने बहुत सारे सवाल पूछे उनसे। तो मेरा स्टैंड अगर आप चाहें ज्योतिष पे, तो 2-3 पॉइंट्स में बता सकता हूँ। नंबर 1, मेरी ज्योतिष में आस्था नहीं है। ठीक। मेरा ये मानना है कि, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ज्योतिष पूरा गलत है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ। उस पहलू पर मुझे जिज्ञासा है अभी। आस्था नहीं है का मतलब ये है कि देखिए, जो जैसे मेडिकल साइंस होती है, पैरासीटामोल एक दवाई है, मैं दवाई खाऊंगा तो बुखार उतरेगा, नहीं खाऊंगा तो नहीं उतरेगा। ये प्रिडिक्टेबिलिटी हमारे सामने है, और ऐसे हजारों लाखों व्यक्तियों का स्टडी किया जाता है तो साबित होता है। किसी किसी व्यक्ति की डोज ज़्यादा होगी, किसी की डोज कम होगी, उम्र के हिसाब से, वो सब स्टडीज़ की गई हैं। डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस हर चीज़ के हैं। उन एविडेंसेस को इस तरह से पेश किया गया कि भविष्य के डॉक्टर्स रिसर्च में उसको खारिज भी कर सकते हैं। और हर साइंटिस्ट अपने रिसर्च के बाद लिखता है कि जब तक ये खारिज ना हो तब तक के लिए इसको माना जा सकता है। ज्योतिष के साथ जो दिक्कत है ये कि डॉक्यूमेंटेड
एविडेंस वाले स्टडीज नहीं मिलती हैं। अगर आप थोड़ा और गहराई में जाए कि ज्योतिष बना कैसे होगा, मैं मान लूं कि ज्योतिष का मतलब आपका भविष्य बताने वाला ज्योतिष है ना, प्लैनेट्स का जो एस्ट्रोलॉजी है, कैसे बना होगा। हम लोग फिलॉसफी में दो तरह का लॉजिक पढ़ते हैं, इंडक्टिव और डिडक्टिव। इंडक्टिव का मतलब है कि हमने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस देखे, उनके बेस पे एक लॉजिक बना लिया। डिडक्टिव इसका उल्टा होता है कि पहले हमने एक बड़ा स्टेटमेंट बनाया, फिर उसके बेस पे छोटी चीजें निकाली। ज्योतिष कैसे बना होगा, अगर हम थोड़ा अतीत में चलें, बहुत सारे विद्वान लोग रिसर्च करने में लगे हुए हैं, उनके पास कोई ठोस तथ्य नहीं है अभी, वो रिसर्च कर रहे हैं। उनके मन में सवाल है कि किसी व्यक्ति का जीवन एक खास किस्म से क्यों बढ़ता है। कोई 18 साल की उम्र में ही मर गया जबकि स्वस्थ था, कोई 90 साल तक जिया, किसी में बुद्धिमत्ता बहुत ज्यादा है, किसी में कम है, किसी का इमोशनल कंट्रोल बहुत अच्छा है, किसी का कम है। ऐसा क्यों हो रहा है? जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं और जो लाइफ में जो घटनाएं घट रही हैं उसमें डिफरेंस है। कुछ तो हमें यहाँ से कारण कार्य में दिखता है, कॉजेशन दिखती है कि ज़्यादा खाता है तो मोटा हो गया, कम खाता है पतला हो गया, तो कॉजेशन है। पर ऐसा क्यों होता है कि एक घर में 2 बच्चे थे लेकिन एक को कैंसर हो गया, एक को नहीं हुआ, खाना सेम खाया, जेनेटिक्स भी ऑलमोस्ट सेम ही है, ऐसा क्यों हुआ? इन सारी क्यों का उत्तर खोजने के लिए कई कोशिशें हुई, जिसमें से एक ज्योतिष भी है। तो लोगों ने क्या किया, बहुत सारे प्लैनेट्स का अनुमान लगाया। ये बहुत कितने 100 साल लगे होंगे, हजारों साल लगे होंगे ये गणनाएं करने में। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं कहने में। उन्होंने सोचा इतने ग्रह हैं, दशाएं काउंट की, महादशा है, उपदिशा है, वो सब काउंट किए। फिर काउंट करते करते ये देखा कि इस दशा में अगर एक बच्चा पैदा हुआ है तो उसकी पूरी जिंदगी नोट की, इतने साल में ये हुआ, इतने में ये हुआ, इतने में चोट लगी, इतने में इसको ऑपरेशन हुआ, इतने में इसकी मौत हो गई। ऐसे हजारों जिंदगियां नोट की होंगी। और फिर बाद में मैच किया कि इसकी जिंदगी और इसकी जिंदगी 50 साल बाद एकदम मैच कर रही है। तो इनकी जिंदगी मैच करने से तय हुआ कि इन दोनों की दशाएं पैदा होने के समय सेम रही होंगी। ग्रहों की दशाओं को उसके हिसाब से मैनेज किया होगा। करते करते हजारों सालों में एक सिस्टम डेवलप हुआ होगा कि आज हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई बच्चा एक खास टाइम पे एक खास जगह पे पैदा हुआ है तो ग्रहों की दशा ये थी। और क्योंकि ठीक वैसी दशाओं में पिछले 3000 साल में 40 केसेस हम जानते हैं कि इनकी ज़िंदगी ऐसी ऐसी थी, तो इसकी ज़िंदगी भी ऐसी ऐसी होगी। 12 साल की उम्र में इसको ये होगा, पढ़ाई में अच्छा नहीं होगा, 18 साल की उम्र में इसका घर छूटेगा, 27 की उम्र में इसका ये होगा, 40 की उम्र में मरते मरते बचेगा क्योंकि पहले ऐसा हुआ था, और 70 में ये मरेगा ही मरेगा क्योंकि पहले 40 और 70 में ही मरे थे। ये है पूरा डिज़ाइन, जितना मैं समझता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ लेकिन जितना मैं समझ पाता हूँ एस्ट्रोलॉजी के पीछे डिज़ाइन ये है, इंडक्शन का है। इंडक्शन की दिक्कत एक तो ये कि इंडक्शन से आप 100% निश्चित निष्कर्ष निकाल नहीं सकते हैं, वो एक अनुमान होता है, व्यवस्थित अनुमान है पर अनुमान है। दूसरा, जिन अलग अलग समय में लोगों ने नोट किया था वो कितने ऑब्जेक्टिव थे, उनकी सब्जेक्टिविटी बीच में नहीं आ रही थी, प्रमाण नहीं है। अलग अलग लोग थे, उनके मेथड्स भी अलग अलग रहे होंगे। फिर बाद में अपने निष्कर्ष सही साबित करने के लिए हम थोड़ा सा ट्विक भी कर देते हैं पुरानी चीजों को, ये भी हुआ होगा। अब होता क्या है कि अगर हम इसको साइंस मानना चाहते हैं तो उसका एक ही तरीका है। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर, अभी उनकी मृत्यु हुई कुछ दिन पहले। अगर मैं ठीक ध्यान कर रहा हूं तो उन्होंने एक चैलेंज किया था कि भाई मैं ज्योतिष को मानना चाहता हूं, मैं देश के सब ज्योतिषियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार एक एक्सपेरिमेंट में साथ दे मेरा। साथ ये देना है कि हम कुछ प्रेडिक्शन आपसे लेंगे, उनको ऑब्जेक्टिवली स्टडी करेंगे कि साबित हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर साबित होंगी तो हम साबित करेंगे कि ज्योतिष विज्ञान है, अगर साबित नहीं होंगी तो साबित करेंगे कि विज्ञान नहीं है। कंफ्यूजन में क्यों रहना है? मेरे ख्याल से ध्रुव राठी ने अपने एक वीडियो में इस स्टडी का जिक्र किया था, और मैं उन्हीं की बात को अगर मान लूं, मैंने खुद ये पढ़ा नहीं इसके बारे में, उन्होंने ये कहा कि उनके इस निवेदन पर कोई भी ज्योतिषी एक्सपेरिमेंट में शामिल नहीं हुआ। तब इससे संदेह होता है। ये तो हुआ एक मेटा लेवल पे या मैक्रो लेवल पे। माइक्रो लेवल पे मुझे कुछ ज्योतिषी मिले जिंदगी में
और हमारे ससुराल के परिवार में बहुत बड़े ज्योतिषी रहते भी हैं। स्वाभाविक है कि घर में जितने भी लोग हैं वो कुंडली बनाते हैं सबकी। कुछ बातें सरप्राइजिंगली इतनी सटीक हैं कि मैं घबरा जाता हूँ, कुछ बातें एकदम गलत साबित हुई, ये भी सही है। एक बहुत प्रसिद्ध ज्योतिषी जिनसे मेरा परिचय हुआ बाद में, उन्होंने मेरे बारे में एकदम सटीक बात एक बता दी, इतनी सटीक कि मैं दंग हूं। लेकिन जब उसी लेवल की बात अपने बेटे के लिए बताई तो गलत बताई, एकदम गलत बताई। वो मेरे सामने हुआ, दोनों घटनाएं सामने सामने घटी। अब इसमें रिलायबिलिटी कितनी हुई? एक मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, वो एक ऐसे ज्योतिषी से मिलता था, कहते हैं कि सारे फिल्म स्टार्स उनसे मिलने आते थे, देश के सबसे बड़े ज्योतिषी रहे होंगे। उस बच्चे का, मेरे दोस्त का लास्ट अटेम्प्ट था IAS का, पढ़ने में बड़ा शानदार था, बहुत ही शानदार। उस ज्योतिषी के पास गया, वो ज्योतिषी, वो उसने कहा कि वो पूछते भी नहीं, वो चेहरा पढ़ लेते हैं। और इससे फिर भी पूछा कि तुम अपना रिजल्ट ही पूछने आए हो, कुछ और पूछने आए हो? तो उसने कहा रिजल्ट जानना चाहता हूँ, लास्ट अटेम्प्ट है। बोले पहले 10 रैंक पे तुम्हारा होना तय है, ये कहा। उसने मुझे बताया। उसकी योग्यता देखते हुए मुझे इस पे आश्चर्य भी नहीं हुआ कि तुम्हारा 10 रैंक में आएगा, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। हालांकि UPSC में थोड़ा मतलब प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है, पर इसका 10 में आएगा तो आश्चर्य नहीं होगा, ये कह सकते हैं। लास्ट अटेम्प्ट था, उसका मेंस ही नहीं हुआ, इंटरव्यू में गया ही नहीं। मतलब पहले 2500 में भी नहीं आ पाया। ऐसे केसेस भी हैं।